वेलकम बैक नाज़रीन, में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सोसाइटीज़ मुख्तलिफ ज़मीनों की जो ज़मीन ख़रीदो फ़रोख्त है उस हवाले से, और फिर ख़ास कर उसमें मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ भी वायरल होती हैं मुख्तलिफ सोसाइटी की, जहाँ पे लोगों की पिटाइयाँ भी होती हैं, बदमाशियाँ भी होती हैं, गुंडागर्दी भी होती है। ऐसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी घबराए हुए हैं। पाकिस्तान में रियल स्टेट का मुस्तकबिल क्या होगा, फ़ाइलें लेते समय हम कौन सी गलती करते हैं जिसका नुकसान या खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फैसल यानी हसन साही हमारे साथ हैं। फैसल मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त हैं। सो हसन साही जो है उनके छोटे भाई हैं और मकीन मार्केटिंग के CEO हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं हसन भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक एक पेचीदा भी बहुत है और बहुत से लोग इसको सुनना भी चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। बेचारे बड़े लोग घबराए भी हुए हैं, डरे भी हुए हैं, आप उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रियल स्टेट इस वक्त क्यों इतना डाउन जा रहा है। मुझे वो वक्त भी याद है कि इतना बूस्टअप था कि हम आपकी तरफ आते थे तो यानी आपको भी टाइम नहीं मिलता था हमसे मिलने का, यानी वो चीज़ मुझे याद है, वो सारी चीज़ें। अब ये सूरत हाल हो गई है कि इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं आ रही है, और ये कितना मेन रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान की इकॉनमी में? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे मौका दिया। सेकेंडली, जहाँ तक बात रियल इस्टेट की डाउनफॉल की है तो इसके लिए मल्टीपल रीजंस हैं। जहाँ पे सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो है इसकी अनस्टेबिलिटी, जो ओवरऑल इकोनॉमी की थी, हमारे मुल्क के हालात थे पास जो 2-3 साल गुजारा। तो हमेशा बिजनेस में क्या चाहिए होता है, बिजनेस में चाहिए होती है स्टेबिलिटी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो स्टेबिलिटी नहीं आई, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो उस तरह नहीं। फिर सेकेंडली मल्टीपल रीजन है। सेकेंड रीज़न आप आ जाती है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। लास्ट अगर हम 2 to 3 ईयर्स में देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई जिसके ऊपर रियल इस्टेट को बूस्ट मिलता या रियल इस्टेट को इनकरेज किया जाता। उल्टा आप जब भी देखते हैं कि हमारे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनके बयान या की वैल्यू है, वर्थ है, जब भी उनकी तरफ से बयान आता था तो वो रियल इस्टेट को डिस्करेज करते थे। बेशक डायरेक्टली नहीं करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी बातें बिल्कुल ऐसी ही होती थी कि आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट ना करें, या हम यहाँ आने वाले दिनों में तो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है कि हम नहीं देख रहे कि हम रियल एस्टेट को कोई रिलीफ देने जा रहे हैं। ये पास्ट 2 to 3 ईयर से होता आ रहा है। यानी उसने मायूसी फैलाई बिल्कुल, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इंडिकेटर्स होते हैं। लोग छोटे छोटे इंडिकेटर्स देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता होता था कि यार अगले हफ्ते लेट्स सपोज धरना आ रहा है, तो हफ्ते 2 हफ्ते पहले हम बैठ जाते थे, हम देखते थे, लोग भी देखते थे, कहते थे कि हफ्ते 2 हफ्ते का धरना चलेगा, धरना गुजरेगा, उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट बचती है नहीं बचती, आने वाली जो गवर्नमेंट है उनकी क्या पॉलिसीज होंगी। जैसे हम प्रीवियस गवर्नमेंट को देखते थे तो उन्होंने एमएनएसटी स्कीम भी दी, रियल एस्टेट की तरफ बड़ा पॉजिटिव हैंड था। अब इस गवर्नमेंट को देखते हैं तो इनका हैंड इतना पॉजिटिव नहीं था टुवर्ड्स रियल एस्टेट। तो लोग देख रहे थे कि यार आने वाला बंदा क्या, गवर्नमेंट कैसी है और आने वाली गवर्नमेंट क्या करेगी। तो ये तो बेसिक रीजंस हम मैक्रो लेवल की बात करें, ये बेसिक रीजन थी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट से लोग पीछे होते गए। अच्छा, एक और चीज हसन साहब, मुझे याद है, बल्कि आप जैसे बहुत सारे दोस्त मेरे मुख्तलिफ उनके ऑफिस भी थे। मैं आपकी दफ्तर की इसलिए मिसाल देता हूँ कि वहाँ मेरा आना जाना होता था, हम आते थे, आपके साथ बैठते थे, तो कम से कम आपके अंडर मुझे याद है कि हज़ारों की तादाद में बच्चे काम कर रहे थे, चाहे वो लाहौर में थे, चाहे वो इस्लामाबाद में थे, चाहे वो इस्लामाबाद के एक और सेक्टर में थे, आपके मुख्तलिफ जो ऑफिस में थे। फिर मैं ये देखा कि आखिरकार चीज़ें सुकड़ती गई, बेरोज़गारी बढ़ी थी। इसका कितना नुकसान होगा? नौजवान जितना टैलेंट आप लोगों ने निकाला था, वो कारोबार माइंडसेट जो उनका था, वो कहीं ना कहीं इस वजह से उनको कितनी मायूसी हुई? देखें, जो यूथ है, यूथ ने पहले रियल एस्टेट देखा कि यार ये एक डिफरेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो इससे कनेक्टेड है। तो यूथ बड़ी अट्रैक्ट हुई और यूथ इसमें बहुत ज़्यादा आई। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि अनस्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से फैक्टर हो गए, फिर जो डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी मिस कमिटमेंट्स हो गई। देखिए, हम तो थे रियलिटर और हम थे मिडल मैन। हमारा काम क्या था कि हमारा काम था सेल्स, हमारा सेल्स जनरेट करना फॉर अ डेवलपर। अब डेवलपर अगर अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करता, डेवलपर जो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता, तो वो भी हमारे पे कहीं ना कहीं बातें आ रही थी, बर्डन आप पे था। अब यूथ क्या कर रही थी, यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो इस फील्ड में नए आए थे। उन्होंने रियल एस्टेट को देखा कि यार अच्छी मार्केट है, इनकम अच्छी है, पैसा अच्छा है, इसमें आए। जब वो आए तो इन्होंने आके देखा कि कमिटमेंट्स डेवलपर की तरफ से फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि प्रोमिसेस जो फेस होता है
तो वो तो रियल्टर का होता है, ठीक है। डेवलपर खुद तो बहुत कम बेच रहे होते हैं, ज़्यादातर डेवलपर ने तो अपनी सेल्स टीम ही नहीं रखी होती, उन्होंने आउटसोर्स किया होता है डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज को। तो लोग जो यूथ है उसने इस चीज़ को फेस किया, बाद में जो प्रॉपर्टी वैल्यू डाउन गई और लोग फंसे, तो लोग बेचारे डेवलपर को तो कह नहीं सकते, उनके दफ्तर के बाहर तो 10-10 गार्ड खड़े होते हैं, आप तो नहीं मिलते, वो तो सालों में आपको एक बार नहीं मिलते। ऑनर तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऑनर तो मिलते नहीं है, दुबई है, हम तो बैठे होते हैं दफ्तर। मतलब एक रियल एस्टेट का एक रियल्टर है, एक यूथ है, एक लड़का है जिसने मतलब उसका 20-22 साल 25 साल की उम्र है और वो ग्रेजुएट करके इस फील्ड में आया हुआ है, उसके लिए तो टेंशन है ना, वो रोज दफ्तर जाता है तो एक ना एक बंदा उसके दफ्तर में बैठा होता है, ये हकीकत है। यानी परेशानियां का सामना हुआ, एक अच्छा सेटअप, लोगों को रोजगार भी मिला, फिर बेरोजगारी भी हुई, बेरोजगारी के साथ परेशानी भी हुई। अब आपके साथ मैं एक और चीज ऐड करूं, मुझे एक नौजवान मिले उबर में और बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी उसके पास, मैं भी हैरान हो गया इतनी अच्छी गाड़ी इन्होंने उबर के लिए रखी है। तो उसने मुझे कहा कि सिंह साहब मैं आपको जानता हूँ, टीवी पे देखता रहता हूँ, तो ये फलां जगह मेरा ऑफिस था, वाकई उसका फलां जगह ऑफिस था। और उसने कहा कि मेरे अंडर इतने लोग काम करते हैं, अब सूरत हाल ये आ गई कि मेरे पास फाइलें पड़ी हैं, खरीदने को कोई तैयार नहीं है, करोड़ों की हैं, मैं तो खुदकुशी करने वाला था, फिर जाके मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि यार उबर चलाओ, रिज़्क का मामला चलता रहेगा और आप स्मूथ कर लेगा सारी चीजें। सो ऐसे हालात वो हैं, जो लोग करोड़ों की गाड़ियां खरीदते थे हफ्ते में, वो कहीं ना कहीं इस हालात पे आ गए। अब आते हैं उस तरफ सर, अब जो बात हम कर रहे हैं खासकर बूस्ट था, पैसा था, ओवरसीज पाकिस्तानी धड़ाधड़ आपसे भी राब्ते में थे, हमसे भी लोग राब्ता करते थे। अचानक ये मामला आ गया। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मसले है एतमाद का। सो इस एतमाद को कैसे पुर किया जा सकता है? देखें, और गवर्नमेंट इसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकती है? देखें, जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, जो भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक तो उनको देखना चाहिए कि डेवलपर को देखना चाहिए कि डेवलपर कैसा है, प्रीवियस प्रोजेक्ट कैसे हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में से डिलीवर्ड कितने हैं और कितने अनडिलीवर्ड हैं, फेक प्रोमिसेस उनके कितने हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव में जा सकती है और इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ जा सकती है। सेकेंड, आपने सवाल क्या किया सर? मैंने यही सवाल किया सर, गवर्नमेंट इनका जो एतमाद है कैसे बहाल? अच्छा, एतमाद बहाल करने के लिए देखें, गवर्नमेंट तो एतमाद बहाल कर सकती है जब वो NOCs वगैरह पे कि मतलब जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनके NOCs वगैरह उनको टाइम पे देके। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है कि मैं अभी कुछ दिनों पहले स्टडी कर रहा था कि इवन CDA की मैं बात कर लूँ और तो पिछले 30 सालों में पूछ लें कितने NOCs दिए हैं, ठीक है। तो NOCs मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पिछले 20-22 सालों में 30 से ज्यादा NOC नहीं जारी कर सका, ठीक है। 100 ऑफ प्रोजेक्ट तो लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है, 100 मैं 1000 नहीं कहता, लेकिन 100s में तो हैं, 800 होंगे, 900 होंगे, 700 होंगे। तो और प्रोसेस इतना लंबा है कि जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके माइंड में भी होता है कहीं ना कहीं कि यार हाँ ठीक है, CDA तो NOC वैसे ही नहीं देते हैं, कोई भी इदारे की बात कर ले, जो भी NOC देते हैं अथॉरिटीज है, वो तो इतनी जल्दी NOCs नहीं आती, तो कोई बात नहीं, फाइल ले लेते हैं, NOC आ जाएगा, देखी जाएगी। अब ये जो बात है, इसमें जो अच्छा डेवलपर है उसका तो NOC आ जाता है, लेकिन इस बात के चक्कर में या इसकी वजह से कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो खड़ी हैं, बन ही नहीं पा रही। वो लोगों का वही माइंडसेट होता है कि यार अच्छा ठीक है, सोसाइटी का भी तो आ गया था तो इसका भी आ जाएगा, वो आता नहीं है। और एट द एंड क्या होता है पता चलता है। अब मैं आपको सिंह साहब इसमें एक चीज़ ऐड करूं कि एक सोसाइटी है यहाँ पे आई, रवात की साइड पे आई, और बल्कि मैं जिक्र भी कर दूं, अब सोसाइटी जा चुके, इट्स गोन नाउ, टैप सिटी के नाम से आई, टैप सिटी के नाम से आई। और सर उनकी 50 कनाल लैंड नहीं थी और 1 अरब से ज़्यादा की कलेक्शन। मुझे खुद मेरे यारों दोस्तों आगे पीछे रियल एस्टेट के काम करने वाले पूछ रहा हूँ, यार टैप सिटी में इतने लगाए हैं, टैप सिटी, मैं उनसे पूछ रहा था क्यों यार क्यों? अब 50 कनाल लैंड नहीं, वो सर्टनली क्या हुआ, महीने डेढ़ के अंदर ही नोटिस ले लिया, चलो अच्छी बात है, हमारी अथॉरिटीज़ ने उसको नोटिस ले लिया। वो ज़रा कमज़ोर थे, उन्होंने जल्दी अपना वाइंड अप करके चले गए। लेकिन द थिंग इज़ कि 50 कनाल के ऊपर को कैसे आवाज़ मारते हैं और किसी ने कुछ देखा नहीं, आओ देखा ना ताओ, लोगों ने अरबों रुपया उनको दे दिया। ये बात तो आप कर रहे हैं कि यानी ग्राउंड की चीज़ें हम देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से नुकसान इतना होता है। लेट्स सपोज मैंने फाइल लेनी है, आपको देखकर मैंने फाइल लेनी की, मैंने फाइल लेते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? यानी कुछ तो आपने बातें की कि भाई ये जो CDA से अप्रूवल नहीं मिल रही है, NOC की, दीगर बहुत सारी लैंड नहीं होती है। सो फाइल लेते समय आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? ये लोग आपको देखने में, चाहता हूँ कि उनकी नॉलेज में इजाफा हो।
देखिए, जहाँ तक बात है फ़ाइल लेने की, पहली तो बात यह है कि मैं तो अब रिकमेंड नहीं करता कि आप फाइल्स लें। आप मौके की चीज़ लें, सॉलिड चीज़ लें, ठीक है, अपने बजट में रह के ले लें, ठीक है। अगर आपके पास बजट नहीं है DHA का या बजट नहीं है बैरियर टाउन का या किसी भी अच्छी सोसाइटी का, तो आपके पास बजट नहीं है तो आप प्राइवेट लैंड ले लेना। आपको किसने कहा है कि आप जाके वो ख्वाब दे के वो जो अच्छी रोड जिसके ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं 1 किलोमीटर की वो रोड है जो आगे जाके ख़त्म हो जाती है और 5 साल से 1 किलोमीटर की है, उस रोड को आप छोड़ देना। आप किसी भी प्राइवेट लैंड में, कोई भी सोसाइटीज़ है जहाँ पे आप रजिस्ट्री इंतकाल की लैंड है, पीस ऑफ लैंड 2 मरले मिलती है, 4 मिलती है, 6 मिलती है, अपने बजट के मुताबिक रहें। वो लैंड आपको 100% फ़ायदा देगी उस लैंड के निस्बत जो लैंड अभी हवा में है, जो फाइल है, जो फाइल ने पता नहीं कब मिच्योर होना है, कब आपको प्लॉट मिलना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। अगर फिर भी आप फाइल लेते हैं तो फिर आप NOCs मस्ट चेक करें सोसाइटीज़ के पास NOCs हैं कि नहीं है। लैंड के NOCs होते हैं, डिफरेंट 8-9 किस्म के NOCs लिए जाते हैं। अगर उसके पास NOCs हैं फिर आप उसमें फ़ाइल सिस्टम में जाए। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप फाइल सिस्टम लें। आया एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने फ़ाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया, अच्छा गया, हर किसी ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, कुछ इसमें कामयाब हो गए, कुछ इसमें फेल हो गए। बातें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब के लिए हसन शाही साहब हमारे साथ हैं, लेकिन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद आपको कहते हैं और बात हो रही प्रॉपर्टी के लेन देन के हवाले से, उसमें क्या घपले क्या घोटाले होते हैं उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है मकीन के CEO हसन भाई बैठे हुए हैं। हसन भाई, जो बात हम कर रहे थे, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने जो मैंने कुछ वीडियो का तस्करा भी किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वाले किसी से चेहरे से, ये वो लोग थे जिनको बड़े मुश्किल से अट्रैक्ट किया जाता है, लाया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, इनसे कराई जाती है, बड़े बड़े बाग ख्वाब भी दिखाए जाते हैं, खूबसूरत बाग भी दिखाए जाते हैं, लेकिन फिर जब ऐन वक्त आ जाता है तो वो फिर उनकी पिटाई होती है जब वो डिमांड करते हैं। सो ये जो सबसे बड़ा मसला है जो मैंने आपके फ़ाइल का क्वेश्चन किया था कि फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है और फाइल में ये चीज़, ये सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन पहले उस फाइल पे जाते हैं कि फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सोसाइटी ख़रीदते वक्त या उसमें प्लाट ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उससे आगे फिर दूसरा सवाल है मेरे पास। अच्छा सर, देखें, जो फाइल लेने से पहले आपको डेवलपर देखना चाहिए, ठीक है। डेवलपर कैसा है, डेवलपर के पास प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अच्छा। जो पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से कितने डिलीवर्ड हैं और कितने अभी तक डिलीवर नहीं कर सके, ये वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको देखना चाहिए। अगर एक अच्छा डेवलपर है, प्रीवियसली पाकिस्तान में उसकी हिस्ट्री है 20 साल की, 25 साल की, क्योंकि रियल इस्टेट के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं तो 20-25 साल से वो इस मार्केट में है और जितने प्रोजेक्ट्स उसने अनाउंस किए हैं 100% तो नहीं, 80% 90% मैं कहता हूँ कि डिलीवर्ड हैं, तो फिर बहुत अच्छी एक रेशो है, आप उसके ऊपर उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आप एक और चीज़ देखनी चाहिए इसमें कि NOC है कि नहीं है सोसाइटी के पास। अगर NOCs हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग नहीं बताते, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको देखना चाहिए कि कितने कनाल का NOC है, ठीक है। अब सम टाइम क्या होता है, प्रोजेक्ट बताते हैं 20,000 कनाल, 25,000 कनाल, मौके पे जो उनके पास NOC होता है वो 200-300 कनाल का होता है, 400 कनाल का होता है, ठीक है। तो चले 400 कनाल के साथ मेक सेंस, क्योंकि NOC लेना भी एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है और NOCs के लिए, NOC के लेने के पहले को 12 NOCs हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो लेके तो उसके लिए कॉम्पैक्ट लैंड होना चाहिए आपको एक ही इकट्ठे पे। सम टाइम को प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उसको कॉम्पैक्ट लैंड नहीं मिलता, 1000 कनाल भी अगर उसने लेना है तो उसको मुश्किल से कॉम्पैक्ट पीस 200-300 कनाल ही मिलता है। तो डेवलपर कहता है कि यार हमारे पास यही कॉम्पैक्ट पीस था, हमारी रिक्वायरमेंट्स ये थी, उसकी वजह से हमें इसी के ऊपर NOC मिला। लेकिन अब पॉइंट इज़ दिस कि अगर आपका 500 कनाल पे NOC है तो 500 के साथ चलो 500 फिर भी देख लिया गया, 1000 कनाल की सोसाइटी। लेकिन अगर आपका NOC 200 कनाल 300 कनाल का प्रोजेक्ट आप 18-20,000 कनाल का क्लेम करें, तब भी आपको देख लेना चाहिए कि थोड़ा सा बच जाना चाहिए कि यार फाइल सिस्टम में ना पड़े आप। अब बेहतर ये है कि थोड़ा सा आप सोसाइटीज़ के साथ, बेशक आजकल बहुत सी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 50% पे पोजेशन दे रहे हैं, 30% या बैलेटिंग करके दे रहे हैं कि यार आपका फाइल नहीं, आपको प्लॉट नंबर के साथ मिलेगा। आपको उन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए जहाँ जो 50% पे आपको पोजीशन दे रहे हो, तो अप फ्रंट आप गो विद 50% के, आप उसके साथ 50% के साथ जाएं और इन्वेस्टमेंट कर लें। दूसरा ये है कि आप किसी बैलेटेड चीज़ पे जाएं, 30% अगर दे रहे हैं तो सोसाइटी आपको खड़ी कर सके मौके पे, ये लैंड है, ठीक है, कटिंग नहीं हुई हुई, मेक सेंस, नहीं गलियाँ कटी हुई, लेकिन लेके जा के देख सके मौके के ऊपर ये लैंड है, यहाँ पे आपको प्लॉट मिलेगा, ये दो तीन चीज़ें अगर मिल रही हैं तो आप इन्वेस्टमेंट, यानी इन चीज़ों को ख्याल करके आप जाके इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बात कर रहा था, जो फाइल है, अब इस फाइल में बड़ी पेचीदगियाँ भी हैं, बड़े मसाइल भी हैं, आम आदमी, मेरे जैसे आदमी को पता नहीं है, आप जैसे लोगों को पता है। अब हम आपको लाने का मकसद कि भैया आप लोगों को बताएं।
अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये जो वीडियोज़ आती है, इसके पहले एक और सोसाइटी की वीडियो लाहौर में वायरल हुई, वहाँ पे भी यही सिचुएशन, ख़वातीन के सामने उनके हस्बैंड पर जो है वार किया गया। यहाँ एक करीब सोसाइटी में भी यही सिचुएशन हुई। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये जो हिडन चार्जेस होते हैं, ये इसके बारे में किस तरह मालूमात ली जा सकती हैं? क्योंकि मैं अगर फाइल लेता हूँ तो वो कहते हैं भाई यही कंप्लीट पेमेंट है, बाद में अचानक आपको नोटिस आ जाता है कि अगर आप नहीं पे करेंगे आपकी पूरी सोसाइटी आपके प्लाट कैंसिल कर देंगे। अब आप एक शख्स ने 70,000 लाख करोड़ रुपया जमा किया हो और वो बेचारा परेशान हो कि भाई मैंने तो कमर्शियल प्लाट लिए हैं, मैंने तो 5-6 मेरे रिश्तेदारों ने प्लाट लिए हैं, अब अचानक ये हार्ट अटैक, जाहिर बात है बहुत सारे लोगों को हो गया है। बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ से देखी जाए तो काफ़ी चीज़ें जो है डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। वो जो आप बुकिंग फॉर्म फिल करते हैं उसकी बैक साइड पे जो इतनी ज़्यादा शराइत लिखी होती हैं जो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते, उसके नीचे आप जो साइन करते हैं उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपसे बनवा ली जाती हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें डिफाइंड हो तो बंदे को ना इतना डिसहार्ट हो, इन्वेस्टमेंट भी ठीक रहे, लोगों को भी समझ आ रहा हो कि क्या हो रहा है। लेकिन चूँकि चीज़ें डिफाइंड नहीं होती, लोगों के ऊपर एकदम बम गिराया जाता है कि यार किसी भी मद में आप कह लें, डेवलपमेंट चार्जेस के मद में कह लें, किसी भी मद में कह लें, तो वो लोगों के लिए अनसर्ट होता है और ये चीज़ें होती हैं फिर लोगों को डिसहार्ट करती हैं, डिस्करेज करती हैं। अरे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बड़ा डिसहार्ट करती हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फिर इस वजह ओवरसीज़ की आपने बात की, जी ओवरसीज़ के हवाले से मेरे ख्याल में टैक्स के मामले पे हुआ इस किस्म की पॉलिसी भी आई है, ऐसे ही है। वो क्या पॉलिसी है, क्या कोई उससे आसानियाँ है या वहाँ पे भी कोई फ्रॉड मामला है? सर फ्रॉड मामला नहीं है। आप देखें अगर टैक्स की बात करें ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ऊपर, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी किसी हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ कार्ड होल्डर है जिसके नाइकॉप है जिसके पास, उसको पाकिस्तान में फाइलर कंसिडर किया जाता है। वो अगर अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दे कि मैं ओवरसीज़ हूँ और सारी प्रॉपर, तो उसको फाइलर कंसिडर करके जो फाइलर टैक्स है पाकिस्तान में, राइट हूँ इस्लामाबाद की बात करूँ तो 3% टैक्स होता है, 236C सेलर टैक्स कह लें, अच्छा इवन 236K भी कह लें, परचेजर टैक्स कह लें, तब भी 3% होता है और सेलर, और अगर वो नॉन फाइलर हो तो फिर 12% है, ठीक है। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को 3% चार्ज किया जाता था। आज से 1 माह पहले तक भी इजीली चलान जनरेट हो जाता था, 3% का चलान निकलता था, जमा करवा दिया जाता था। अब बीच में क्या इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, चूँकि गवर्नमेंट माशाल्लाह आप कह लें, अच्छे कह लें, कॉम्पिटेंट लोग कह लें, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, देखते नहीं हैं कि पॉलिसीज़ जो हम बना रहे हैं उसका असर आवाम पे क्या पड़ता है। अपनी तरफ से वो पेपर पे बैठ के पॉलिसी बना देते हैं, आवाम पे उसका असर क्या पड़ता है इस चीज़ को वो नहीं देखते। अब हुआ क्या है, रिसेंटली इन्होंने एक पॉलिसीज़ लाए हैं कि जो भी 3% का चलान होगा उसकी अप्रूवल थ्रू RTO आएगी, रीजनल टैक्स ऑफिस का जो भी वहाँ पे कमिश्नर बैठा होगा, ACDC जो भी है, उसके थ्रू से अप्रूवल मिलेगा, फिर उसको कंसीडर किया जाएगा 3%, अदरवाइज वो 12% में आएगा। अच्छा, अब मेरा अपना एक क्लाइंट है, मैंने उसके कुछ अपार्टमेंट्स उसको मैंने सेल किया था, मैंने उसको ट्रांसफ़र देनी थी, आपको छोटा सा किस्सा सुना दूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा टैक्स क्या है, मैंने कहा 3%, आप ओवरसीज़ हैं, इज़ ए ब्रिटिश सिटीज़न, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर। जब मैंने उसका चलान जनरेट किया, चलान जनरेट करके मेरे ख्याल से 45 से 50 दिन हो गए हैं, एप्लीकेशन RTO ऑफिस में पड़ी हुई है, ठीक है, और अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया। अप्रूवल नहीं आया हुआ। साथ मैंने उसके ब्रिटिश पासपोर्ट लगाया हुआ, चीज़ें लगाई हुई हैं। चले आपको मज़े का वाकया सुना देते हैं। एक और मेरा क्लाइंट है उसने मुझे कहा कि सेम स्टोरी, उसने मुझे कहा कि आपको अप्रूवल के बारे में क्या है। मैंने उसको सारा प्रोसीजर समझाया, कहता है यार कौन जाएगा RTO ऑफिस को ले दे के को काम करवा दे। मैं कह रहा हूँ ये तो नहीं मैं करवा सकता, आप खुद ये करवा ले। तो मुझे हफ्ते बाद मिला तो कहता मेरा हो गया था काम। मैंने कहा कैसे? कहता मैंने फलानी जगह गया था और इतने पैसे दिए थे, मेरा तो अप्रूवल 2 दिन में आ गया और वो पैसे देके उसका काम हो गया। तो आप इतनी क्यों मुश्किलात बना रहे हैं ओवरसीज क्लाइंट्स को, खासकर ओवरसीज के लिए जिसके पास आपने चलो हम तो मुश्किलात में पले बड़े लोग हैं, हम आदी हैं, ऐसे ही है। वो बेचारे तो बड़े सादे होते हैं, ऐसे ही सिंपल होते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करके वो चाहते हैं कि मुल्क का भी फायदा उनका भी हो, उनके बच्चों का भी हो। पाकिस्तान जाहिर बात है बाहर बैठ के भी पाकिस्तान के बारे में ही सोचते हैं, ये उम्मन ऐसी होता है। लेकिन जब आप उनके लिए आसानियां जो है वो नहीं पैदा करते, मुश्किलात पैदा करते हैं, तो उसका नुकसान मुल्क को ही होता है, अल्टीमेटली मुल्क को। बातें बहुत सारी हैं और गुफ्तगू है मेरे ख्याल में आपके साथ, लेकिन मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम हो गया है, सो हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, पूरा हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन सईद साहब हमारे साथ हैं और उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हसन भाई, जो बात हम कर रहे थे ख़ासकर प्रॉपर्टी के हवाले से और उसमें ऊंच नीच के हवाले से, अभी आपको पता है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसका नुकसान हुआ है। कुछ ने कहा कि ओवरसीज़ सिर्फ लाशें दफनाने आते हैं, तो इससे उनको तकलीफ़ हुई और फिर वो कहीं ना कहीं पैसे रुक भी गए। अब जाहिर बात है आप जैसे लोग पॉजिटिविटी के लिए बैठे हैं, पॉजिटिव मैसेज देने का मकसद ये होता है कि लोग आएँ,
इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारे दरवाजे खुले भी हैं। कुछ गैर जिम्मेदारा बयान से नुकसान भी हुआ आपकी प्रॉपर्टी को, उसका भी नुकसान हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है, बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाती है। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से जो आने वाला बजट है, इसमें कुछ आपको कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है? देखिए, जो आने वाला बजट है उसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, जैसे कि अभी हम सुनने में आ रहा है। और रिसेंटली जैसे उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने एफईडी ख़त्म करने का गवर्नमेंट ने कराया, तो बहुत अच्छा एक स्टेप है। फिर एफईडी एक नया टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो उस फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अच्छा, इसमें कितना वो लगा था? ये जितना आपका सेलर टैक्स था उतना ही ये था। अगर 3% आपका 236C टैक्स है तो 3% ही एफईडी लगा दी गई थी। मतलब जहां एक बंदे का फाइलर का टैक्स 3% था तो वो 6% हो गया, उसको डिफरेंट नाम से ले आए हैं। अच्छा, ठीक है। तो एफईडी का खत्म करने का कहा गया, तो एफईडी जो खत्म हो जाएगी तो आपका टैक्स 6 से अगेन 3 पे आ जाएगा, जो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है, अभी अनाउंस हो चुका हुआ है और ये जुलाई से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। सेकेंडली हम ये भी सुनने में आ रहा है जो अपकमिंग बजट है, बजट में जो ये 236C जो सेलर टैक्स है इसको भी कम करने की तजवीज़ है। तो ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि देखें एक सेलर 236C टैक्स क्या बेसिक सेलर देता है। अब देखें, एक सेलर ने अगर 6 माह में बेचा है प्लॉट और अगर फ़ायदा ही नहीं उसको हुआ तो मिनिमम टैक्स, अगर हम मिनिमम प्रॉपर्टी डीसी रेट की भी बात कर लें तो मिनिमम टैक्स 1,20,000 पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ में पड़ जाता है। अब 1,20,000 टैक्स, एक बंदा है उसने प्लॉट लिया और बेचा, उसको ₹1,00,000 का फ़ायदा नहीं हुआ मगर उसको ₹1,00,000 का टैक्स तो देना है। अब इससे प्रॉब्लम एक और भी आती है, जब आप टैक्सेस रेट इतना हाई कर लेते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग ट्रांसफर नहीं करवाते। लोग कहते हैं कि अच्छा यार जानने वाला है उसके नाम पे पड़ा रहने दो, हम बाद में ट्रांसफर करवा लें। अगेन किसको फायदा मिलता है? अगेन बीच में फ्रॉड हो जाते हैं, अगेन लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। देखें, अब लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, जब आप 50-60 लाख रुपए की कोई चीज़ ले लेते हैं तो ₹1,00,000-2 लाख आप लगा लें, अपने नाम करवा लें। अब वो ₹1,00,000-2 लाख रुपया लोग बचाते हुए भी क्यों? तो टैक्स से बचने के लिए। तो अब हुकूमत अगर उसको ईजी कर दे, देखिए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ा लेना। आप 50,000 अगर टैक्स रखते हैं तो आप देखें ट्रांजेक्शन कितनी होती है। हर सोसाइटीज वाला जो ले रहा है, जो टोकन पे बयाने पे कोई प्लॉट रोक के बैठा हुआ है, घर रोक के बैठा हुआ है, वो अपने नाम पे फौरन ट्रांसफर करवाएगा ना। आपको आसान सी मिसाल देता हूँ, अब 660cc गाड़ी के टैक्स, उसका टैक्स है 2500, ठीक है। तो इतनी ट्रांसफर्स हैं उसकी, इतनी ट्रांसफर है, हर बंदा लेते साथ आसानी से, हफ्ते के लिए भी नहीं रखता, हफ्ते के लिए भी एक हफ्ते बाद भी उसने बेचनी हो तो वो गाड़ी सिक्योर करता है, अपने नाम पे करवाता है। क्यों? टैक्स कम है। अब देखिए, आप नंबर, आपने अगर टैक्स उस पर 25,000 रखे और महीने की उसकी ट्रांजेक्शन 4 हो रही हैं, उसी जगह 2500 में महीने की 100 हो जाती हैं। तो आपका काम तो अल्टीमेटली आपका एक टारगेट है कि हमने इतना टैक्स इकट्ठा कर रहा है, आप उस टैक्स को ट्रांजेक्शन से इकट्ठा कर लेना। आप क्यों उस तरफ जाते हैं कि जहाँ पे आपने टैक्सेज इतने ज़्यादा लगा देते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज भी डिस्करेज होती है। एक प्लॉट में महीने के बाद ₹1,00,000 फायदा ही नहीं मिलेगा। ₹1,00,000 टैक्स तो उसका फॉर श्योर है ना, वो एक बार लेते हुए भी ले रहा है, परचेजर टैक्स दे रहा है, एक बार भेजते वक्त दे रहा है। तो ये बड़ी, यानी आप जो बात कर रहे हैं कि भाई अगर अब कम होगा तो इट्स मीन के ज्यादा लोग अपने पैसे देके, वो ज्यादा पैसा आपके गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगी, यानी वो आपके इसमें आ जाएगा, खाते में गवर्नमेंट में। ये किसी ने तजवीज़ दी है और सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह ये अपकमिंग बजट में देंगे। तो अगर अपकमिंग बजट में एफईडी जैसे ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि खत्म कर दिया है और जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकेंडली, अगर ये जो सेलर टैक्स है इसको कम कर देते हैं तो ये भी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। थर्डली, सुनने में ये भी आ रहा है कि रॉ मटेरियल जो रिलेटेड टू रियल एस्टेट है उस पर भी जो टैक्सेस है उनको कम करने जा रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट लाएंगी रियल एस्टेट में। अच्छा, शॉर्टली मैं पैगाम भी आपसे लूँगा, इसी में पैगाम आप समझे कि ये जो दुबई में और यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, शॉर्टली इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, दुबई में और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बड़ा डिफरेंस है। वजह यह है कि दुबई में इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मिनिमम नीड 50 to 60 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप जस्ट 5 to 6 मिलियन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो थ्रेशोल्ड है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान में उसका बहुत कम अमाउंट चाहिए आपको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो आप पाकिस्तान में इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट भी, जो कीपिंग इन माइंड, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, बड़ी खूबसूरत बात है आपने की, बड़ी मालूमात बात है कि प्रॉपर्टी के हवाले से, जिसमें बड़े लोग जो है सोच विचार में भी हैं। अब उनके जो सोच थी, उनके जो पॉइंट्स थे, वो बड़ी हसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से क्लैरिटी उसमें वो लेके आए। सो नाज़रीन, हसन साई साहब से भी हम इजाज़त लेते हैं और आप सबसे भी इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नए सेगमेंट, नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ। हाँ, इस हफ्ते नहीं बल्कि आने वाले पीर को इंशाअल्लाह। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।